8618। तो यूनिट 5 इसमें हम लीडरशिप के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले लर्निंग आउटकम क्या होंगे। लर्निंग आउटकम इस यूनिट के ये हैं कि स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चीज़ उनमें आ जाएगी कि वो इनोमरेट कर पाएंगे जो लीडरशिप की नीड है एजुकेशन सेक्टर में वो क्या है। फिर आउटलाइन ड्रा कर पाएंगे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन लीडरशिप का, कि एजुकेशन में कहाँ से लीडरशिप का कंसेप्ट आया, किसने फिर दिया और कैसे ज़रूरत पड़ी। फिर एजुकेशन लीडरशिप इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के, ग्लोबली पर्सपेक्टिव में जो है ना एजुकेशन लीडरशिप क्या है। फैक्टर कौन से एजुकेशन लीडरशिप के जो पाकिस्तान में प्री और जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के। सबसे पहले शेपिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो लीडर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीज़ों को, टीम को। अपने लीडर लोगों को एक शेप में ढालते हैं, उनमें की लाइफ में एक डिसिप्लिन लाते हैं, उनकी लाइफ में प्लानिंग लाते हैं ताकि वो एक जो होता है गोल उसके ओरिएंटेड काम करें, उसके साथ जो है ना मिलजुल के काम करेंगे तभी जो है वो गोल अचीव होगा। इसलिए वो शेपिंग करते हैं नॉर्म और वैल्यूज़ को, कि इन्फ्लुएंस लीडर्स and manager have on the performance of their teams and ultimately their organization cannot be understand। तो अब वो कहते हैं कि लीडर्स और जो मैनेजर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनकी टीम जो है ना वो एंड पे देर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। लीडर इसलिए शेप करते हैं कि पहली तो बात है कि अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब लीडरशिप एक को लीडर और मैनेजर को जो इन्फ्लुएंस होता है उसको। फिर लीडर क्या करते हैं, शेप करते हैं पीपल को थिंक एंड बिहेव, कि लोगों को द वे कि लोग जिस तरह सोचते हैं, जो वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं लीडर उसको चेंज करते हैं। और लीडर व्यूड बाय अदर एज रोल मॉडल, और लीडर दूसरों के सामने फिर खुद को एक एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करते हैं, यानी वो ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं ताकि लोग उनसे सीखें, उनको फॉलो करें और फिर इस तरह नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं वो शेपिंग हों। तो उनके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं बिहेवियर कंसिस्टेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इस तरह इस पोस्ट वैल्यूज़ जो होंगी वो फ़िलासफ़ी वगैरह वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना वो बिहेवियर वेल होगा, वो बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा। लीडर्स जो है ना सेट एजेंडा, लीडर एक एजेंडा सेट करते हैं कि हमने कोई चीज़ अचीव करनी है, कुछ करना है। तो लीडर फिर इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, जिसके लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना वो इफेक्टिवनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो अच्छा ऐसा कल्चर बना देते हैं कि सारे उस कल्चर में जो आ जाते हैं और फिर उसको उस लिहाज से जब परफॉर्मेंस देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो इफेक्टिव साबित होती है। फिर लीडर और मैनेजर जो है ना वो सेट द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ये लीडर और मैनेजर जो है ना वो कुछ कॉन्टैक्ट सेट करते हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर हैं वो जो स्ट्राइव कर रहे होते हैं एक्सीलेंस एंड वर्क के लिए टुगेदर, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। अब इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑफ वैल्यूज़ ऑन लीडर्स। तो पर्सनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं लीडर इन एट लीस्ट टू वेज। दो तरह से जो है ना वो पर्सनल वैल्यूज़ इम्पैक्ट करती हैं। एक है एज परपेचुअल फिल्टर दैट शेप्स डिसीजन एंड बिहेवियर। तो एक ये होता है कि जो लीडर है वो एक परसेप्चुअल जो है ना फ़िल्टर के तौर पर काम देता है, जो उनकी चीज़ों, उनकी सोच को, उनकी परसेप्शन को फ़िल्टर करता है और फिर शेप डिसीजन एंड बिहेवियर, और उनके शेप डिसीजन को, जो उनके फैसले होते हैं और जो उनका बिहेवियर होता है उसे वो शेप्स देता है एज ए ड्राइवर ऑफ देयर मेथड ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज़। तो उसके अपने तरीके होते हैं, वो ड्राइव करता है उनको ताकि वैल्यू क्रिएट कर सके वैल्यू क्रिएट करने के वो तरीकों को ड्राइव करता है। वैल्यूज़ आर एज परसेप्चुअल फिल्टर। तो हैम्ब्रिक एंड मेसन, हैम्ब्रिक और मेसन जो थे ना अपर एचलन थ्योरी उनने दी है जी। एंड जो फ्रेडरिक हैम्ब्रिक और मैसन थे उन्होंने अपर एचलन थ्योरी दी है, ठीक है। जबकि थ्योरी एंड फिंकलिस्टन हैम्ब्रिक और फिंकस्टन और हैम्ब्रिक ने कहा जी कि एक्सटेंशन टू इट प्रोवाइड टू थ्योरेटिकल मॉडल दैट इलस्ट्रेट दैट पर्सनल वैल्यूज़। अच्छा जी, वैल्यूज़ एज परसेप्चुअल फ़िल्टर। तो सबसे पहले हैम्ब्रिक और मैसन ने एक थ्योरी डेवलप की जिसको कहते हैं अपर एंचलन थ्योरी, अपर एंचलिंग या इंक्लिन थ्योरी। फिर फिंकलिस्टेन और हैम्ब्रिक ने एक्सटेंशन प्रोवाइड की थ्योरेटिकल मॉडल में, और उन्होंने कहा कि लीडर जो होता है ना वो पर्सनल वैल्यू एक्ट एज परसेप्चुअल फिल्टर फॉर हाउ लीडर्स परसीव, कि लीडर जिस तरह परसीव करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एंड शेप स्ट्रेटजी चॉइस बिहेवियर एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो उस लिहाज से जिस तरह एक लीडर परसेप्ट करता है चीज़ों को, उसी लिहाज से फिर वो चीज़ों को शेप भी करता है, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और शेप करता है स्ट्रैटेजी चॉइस बिहेवियर वगैरह सबको यानी वो इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडर की परसेप्शन बड़ी ज़रूरत होती है, वो उसका परसेप्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को फ़िल्टर करे
अपने परसेप्ट से, ठीक है। और फिर कुछ जो है ना वो प्योर और ख़ास चीज़ें जो होती हैं ना वो उनको आगे पहुँचाए, ताकि उसके क्योंकि चीज़ों का जो होगा उसकी जो परसेप्शन होगी उसी के मुताबिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शेप स्ट्रेटजीज चॉइस बिहेवियर और फिर अल्टीमेटली एंड पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हर चीज़ जो है ना वो कंट्रोल होगी, हर चीज़ उसके हिसाब से ही चलेगी। अब नेक्स्ट है जी हाउ लीडर्स वैल्यूज़ इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। ये लिचनस्टेन ने जिन कहा कि एम्पिरिकली ऑर्गेनाइजेशन लाइज द वैल्यूज़, पहले तो वो ऑर्गेनाइज करता वैल्यू को, फिर ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लीडर में, स्ट्रैटेजी चॉइस और बिहेवियर बनाता है, और फिर परफॉर्मेंस अल्टीमेट ऑफ द अपर एचेलन थ्योरी कि वही बात कह रहा है कि जैसे लीडर परसेप्ट कर रहा है फिर चीज़ों को वो उसी लिहाज से शेप करता है, तो वो चीज़ें सब बिहेवियर एथिक्स वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस को हम जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। ही फाउंड दैट एग्जेक्टिव वैल्यूज़ हैड ए डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट, तो एग्जेक्टिव जो वैल्यू होती हैं, जो एग्जेक्टिव की लोगों की वैल्यू होती हैं वो डायरेक्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे असर करती हैं। एज टेन्योर, तो इस बात का डिपेंड करता है कि एज कितनी है उस बंदे की, टेन्योर कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना, एंड लेवल ऑफ एजुकेशन जितना, लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन वो कहता है इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस टेन्योर एज मैटर करती है। पर्सनल वैल्यू जो होती हैं मोस्ट फंडामेंटल हैं लीडरशिप लेवल पे, लीडरशिप के लिए, क्योंकि जो है ना वो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो एट्रीब्यूट देन द एज टेन्योर, वो एज टेन्योर्स वगैरह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है देन द एज फंक्शनल एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के। इस लिहाज से पर्सनल वैल्यूज़ वो कहता है कुछ पर्सनल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, पर्सनल जो रूल्स हैं कुछ असूल होने चाहिए जिनकी मदद से जो है ना वो ज़रूरी है कि एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह से। फिर एग्जेक्टिव सिलेक्शन जो है ना, एग्जेक्टिव की जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो एज टेन्योर एजुकेशन के बेस पे होनी चाहिए, ताकि जो है ना उसमें हर चीज़ हो, वो हर फील्ड में कुछ ना कुछ जानता हो। अब हीग्स और जो है ना लिचेंटनस्टैन ने फाउंड किया जी कि रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल ट्रेट बेस्ड ऑन लीडरशिप के, लीडरशिप पे जो है ना वो कुछ ट्रेट्स होती हैं साइकोलॉजिकली कि कुछ मेंटली होना चाहिए जो उस बंदे में जो लीडर बनता है, तो उन्हें बिग 5 फैक्ट मॉडल पर्सनैलिटी दिया एंड पर्सनल वैल्यूज़ और पर्सनल वैल्यूज दिस रिजल्ट हाईलाइट्स साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, वो कहते हैं कि किसी लीडर में ये साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे वैल्यूज़ है सफ़र फ्राम द जिंगल फैलेसी, ठीक है। साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूज साउंड सिमिलर टू दे आर लम्प्ड टुगेदर, values and personality traits are complementary but separate and distinct attribute of leader and must be treated as such, तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट है और इनको कहते हैं कि इस तरह ट्रीटेड करना चाहिए, तभी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होगा। पर्सनल वैल्यूज़ पे आप उसने पहले कहा है जी कि परसेप्चुअल फ़िल्टर के तौर पे जो है ना होना चाहिए, ताकि वो एज अ फ़िल्टर चीज़ों को परफॉर्म इन्फ्लुएंस करे और फिर इसी तरह परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर से बेहतरीन हो। दूसरा वैल्यूज़ एज की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, पहला तो हमने पढ़ा था परसेप्शनल फ़िल्टर, अब वैल्यूज़ एज अ की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, तो वैल्यू जो है ना बड़ी की है, की रोल प्ले करती हैं, की एलिमेंट है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। अब वो कह रहा है कि लीडरशिप इज़ नॉट सोलली अबाउट मेकिंग पीपल फील गुड, लीडरशिप में सिर्फ यही नहीं है कि लोग इससे खुश रहें, लोग गुड रहें, बल्कि ये इंक्लूड है इसमें कि प्रॉफिट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ जो है ना जो लीडर की ड्यूटीज़ हैं राइट्स हैं ऑपरेशनल हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेवलपिंग स्ट्रेटजी सब कुछ ये उसी लीडर के ज़िम्मे होता है। तो लीडरशिप सिर्फ ये नहीं है कि लोग ठीक है आपके नीचे कंफर्टेबल हैं काम कर रहे हैं ठीक है आप ओके, लीडरशिप बल्कि ये है कि आपने हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करना है, आपने स्ट्रेटजी को बनानी है, आपने लॉस प्रॉफिट हर एक में आपका पार्ट है, आप पे डिपेंड करता है। पर्सनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो एस्पिरेशन होती हैं सीनियर मैनेजमेंट की कि वो आइडेंटिफाई करता है बाय पोर्टर ने डिफाइंड की और उन्होंने कहा कि की कंपोनेंट है कम्पेटिटिव स्ट्रेटजी बट हैव बीन नेगलेक्टेड बाय द फील्ड, लेकिन फील्ड वाले नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन जो सीनियर मैनेजर हैं उनकी पर्सनल वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसी यही चीज़ें इंस्पायर करती हैं दूसरों को ताकि वो उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक उसकी स्ट्रैटेजी में हिस्सा लें, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। अब फिनक्लेनस्टीन और जो है ना हैम्ब्रिक ने रिकग्नाइज़ किया जी, उन्होंने रिसर्च वॉइड की दैट एग्जिस्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक लीडर के एग्जामिनेशन उन्होंने इस तरह किया और उन्होंने कहा जी कि वैल्यूज़ एंड देयर रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी, उनने वैल्यूज़ कहा कि वैल्यूज़ का रिलेशनशिप है स्ट्रेटजी के साथ, उन्होंने ये चीज़ें नोटिंग की। इवन दो वैल्यूज़ आर अनडाउटली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन एग्जेक्टिव चॉइस दे हैव नॉट बीन द फोकस ऑफ मच सिस्टमेटिक स्टडी, तो वो कहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो बेशक बहुत ज़रूरी हैं, कोई शक नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं एग्जेक्टिव चॉइस में कि जब आप कोई चॉइस बनाते हो तो उसके लिए वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं और ये फोकस दे हैव नॉट बीन द फोकस ऑफ मच सिस्टमेटिक स्टडी, तो वो
क्या होता है कि वैल्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी पे फोकस नहीं करते, हालांकि वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। वैल्यूज़ का बड़ा रिलेशनशिप है स्ट्रैटेजी बनाने में, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में, और परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में, उसका लेवल हाई करने में, उसको जो है फ्लरिश करने में बड़ा रोल है इसका। अब दूसरे जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डायरेक्शन और प्रोटेक्शन के, डायरेक्शन देना और प्रोटेक्ट करना जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। डायरेक्शन अब बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि बिल्डिंग करते हैं एक इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट, क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर मोटिवेशन, यानी उनको डायरेक्शन देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं, डिसिप्लिन, उनको टाइम बताते हैं कि इतना टाइम आपने करना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है, इतना टाइम इस पे लगाना है, स्केजूल उनको बताते हैं किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, डिसिप्लिन के साथ करना है, सुपरवाइज उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो हाईली मोटिवेट रहें, काम करते रहें। ये जो डायरेक्शन आर्म है ना, डायरेक्टिंग आर्म ऑफ आवर कंपनी इज़ फ्रीक्वेंटली मेंशन एज वी बिलीव ओवर इंटायर वर्किंग इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू ओवर सक्सेस। तो ये डायरेक्शन जो है ना उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो एक जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि ये जो होता है ना मैनेजमेंट या सुपरवाइज़र वगैरह यही डायरेक्शन देते हैं लोगों को, ताकि जो है ना वो अचीव किए जाएँ गोल्स और जो सेट किए गए हैं जो भी ऑब्जेक्टिव हैं। सेकंड चीज़ पे आती है जी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज़ द एक्ट ऑफ शील्डिंग फ्राम हार्म, की शील्डिंग फ्राम हार्म यानी बचाना, प्रोटेक्ट करना दूसरों को, ठीक है ना। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग शील्डेड फ्राम हार्म, प्रोटेक्शन इन्वॉल्व द असाइनमेंट ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स एंड एडिशनल अथॉरिटी टू कैरी देम आउट। क्या होता है कि इस बात का भी ख्याल रखना, कि इस बात से भी प्रोटेक्ट करना कि जो न्यू सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको उनके हिसाब से काम मिले। दूसरा ये एक तो उनको भी उन वर्क के लिहाज से प्रोटेक्ट करना, दूसरा वर्क को भी प्रोटेक्ट करना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के का भी ख्याल रखना और इसी तरह एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखना, दोनों का ये लीडरशिप मैनेज करती है, प्रोटेक्ट करती है सबको। फिर गाइडलाइन फॉर इन्हांसिंग लर्निंग एंड इनोवेशन। तो लीडर्स चाहिए कि वो, लीडर्स का लेवल क्योंकि हाई होता है, तो वो अपने लेवल पे ऐसी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जो है ना वो करें, कायम करें, फेवरेबल कंडीशन जो है वो ले आएँ, जिसकी वजह से लर्निंग और इनोवेशन हो, नई नई चीज़ें निकलें, नए नए आइडियाज़ आएँ, लर्निंग हो। तो इस तरह जो ना ये गाइडलाइन जो है ना वो थीरीज, रिसर्च फाइंडिंग और प्रैक्टिशनर इंसाइट के, वो बंदा, कुछ लोग खुद से सीखते हैं कि क्या कैसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जो सबको सीखने में भी हेल्प करे और इनोवेशन लाने में भी हेल्प करे। तो इस तरह का जो है ना इन्वायरमेंट बनाते हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों। नेक्स्ट है रिक्रूट टैलेंटेड क्रिएटिव पीपल एंड एम्पावर देम टू बी इनोवेटिव। क्या कहते हैं कि ऐसे लोग जॉब पे रखें, ये भी उनका काम है कि ऐसा टैलेंटेड लोग रखें जो क्रिएटिव पीपल हों, जो एम्पावर हों उनमें, कि वो इनोवेटिव हो सकें, जो चीज़ें नई नई निकालें, आइडियाज़ अच्छे हों उनकी, क्रिएटिव हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि रिक्रूट करें टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो टैलेंटेड हो, जो क्रिएटिव हो, ठीक है, इस तरह के लोग हायर करें कंपनी में। फिर न्यू वे फॉर लीडर, लीडर फैसिलिटेट कर सकता है कि मोटिवेट करे टू रिक्रूट पीपल को जो जॉब पे रखे, हु हैव स्किल्स, जिनमें स्किल्स हों, इंथुसिज्म, जिनमें जज्बा, जोश व जज्बा हो, न्यू आइडियाज़ को डेवलप करें, एम्पावर करें उन्हें कि वो परसू कर सकें, प्रोवाइड करें नेसेसरी टाइम और रिसोर्सेज, कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें और अपनी जो पावर है उसको प्रोवाइड करें ताकि कंपनी आगे से आगे जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो। इनकरेज करें अप्रिसिएशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, लोगों को इनकरेज करें। चेंज जो है ना वो विल बी मोर एक्सेप्टेड एंड लेस डिसरप्टिव इफ़ पीपल डिवेल्प प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन देयर कैपेसिटी टू अडाप्ट एंड लर्न। तो लोगों को इनकरेज करें, उनको थोड़ा जो प्रेज़ करें, थोड़ी उनकी तारीफ़ करें, ताकि वो लोग जो है वो इनकरेज रहें, लोग कहें कि चलें, कल सर ने तारीफ़ की थी, इतनी काम किया था, नेक्स्ट और करेंगे, और तारीफ़ मिले, कॉन्फिडेंट हो उनको, उनका कॉन्फिडेंस हो उनको, जो है ना मोस्टली लोग यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर में बड़ा जो है ना टीचरों के साथ, जो फीमेल टीचर हैं फॉर एग्जांपल, उनके साथ थोड़ा जो है ना वो इतना अच्छा रवैया नहीं होता, उनकी छोटी सी गलती भी नेगलेक्ट की नहीं की जाती, बल्कि उस पर भी उनकी ठीक ठाक जो है वो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो इसलिए जो है ना ऐसी
चीज़ करें कि इनकरेज करें उनको, ठीक है, जो हो गया उसको हो गया, एक ही चीज़ को वो तानाकशी ना करें, ठीक है ना। अनप्लेजेंट बर्डन को हटा दें, इस तरह जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी दें उनको, थोड़ी नरमी दें, थोड़ी फ्लेक्सिबल चीज़ें करें, उनके लिहाज से थोड़ी चेंजिंग कर लें तो वो अच्छा होगा। इनकरेज एंड फैसिलिटेट लर्निंग बाय इंडिविजुअल एंड टीम्स, के इंडिविजुअल और टीम के साथ जो है ना इनकरेज करें और उन्हें फैसिलिटेट करें लर्निंग पे, कि लर्निंग के लिए उन्हें चीज़ें मुहैया करें। ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न ओनली व्हेन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लर्निंग, तो जब ऑर्गेनाइजेशन पूरी तभी लर्न करेगी जब एक मेंबर लर्न कर रहा है, वो दूसरों को नई चीज़ें बताएगा, इस तरह जो है ना वो। तो मोर इंडिविजुअल लर्निंग जो है ना वो अक्कर होगी जब ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर, वैल्यूज़, पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, तो इस तरह जो है ना उनकी ट्रेनिंग जब होगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम होगी, तो वो इंडिविजुअल को लर्न करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि वो न्यू स्किल्स सीख पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो एजुकेशन में वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो न्यू स्किल जो है वो सीख सकें। फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये भी मैनेजमेंट का काम है, जो लीडरशिप है उसके जो है ना रोल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लर्न करें। ये सारी बेसिकली लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस हो रही हैं, रोल डिस्कस हो रहे हैं कि वो लोगों को प्रोटेक्शन करें उनकी, उनको जो है ना वो फ़िल्टर करें, परसेप्चुअल फ़िल्टर करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें। तो ये सब आप लिख सकते हैं, जो भी आए ना कि काम होता है उनको मोटिवेटेड रखें, एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करें, रिवॉर्ड करें। ये लीडरशिप की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके रोल्स होते हैं। फिर वो अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग जो है ना वो सिलेक्ट करें। तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर एम्पावरिंग इंक्रीज़ करें ताकि इंडिविजुअल को जो है ना एज ए टीम वर्क करें, ट्राई न्यू इनोवेटिव अप्रोचेस, नए नए आइडियाज़ जनरेट करें, लोगों के आइडियाज़ पे काम करें, जो स्टूडेंट टीचर्स आइडिया देते हैं, जो स्टाफ आइडिया देता है, उस आइडिया पे वर्क करें ताकि जो है ना मज़ीद डेवलपमेंट हो, बेहतरी आए। नेक्स्ट चीज़ है जी, जो मेन बड़ी चीज़ है वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, कि कन्फ्लिक्ट तो होती रहती हैं अदार। तो कन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकती है। कन्फ्लिक्ट होता है, दो लोग आपस में डिफरेंस कर रहे हैं, एक बंदे की आपस अंदर के अंदर कन्फ्लिक्ट हो सकती है कि दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, कन्फ्यूज़ है बंदा। तो मैनेजमेंट ये मैनेज करना बहुत बड़ी स्किल है। अब व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है मैनिफेस्ट इट सेल्फ ए डिफरेंस बिटवीन टू आर मोर पर्सन और ग्रुप करेक्टराइज बाय टेंशन। वो कहते हैं ना, तसादम हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, लोगों के आपस में नहीं मिल रही, वो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, पोलराइजेशन है, इमोशन जो है ना, लोग इमोशनली एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये तो होगी कन्फ्लिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, द वंस दैट व्हेन मैनेज वेल लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट इन द टीम। तो कन्फ्लिक्ट को जब मैनेज किया जाएगा तब जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, तब जो काम है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्योंकि कन्फ्लिक्ट रहेंगी तो वो ना, जो है स्टाफ, जो मेंबर हैं, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, और इस तरह नंबर ऑफ जो है ना वो क्रिएट टेंशन होगी बिटवीन पीपल। तो अगर अगर जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके दरमियान ही टेंशन है, तो वो फिर क्या काम करेंगे, वो क्या। तो ये मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है कि वो मैं इन कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करती है। फिर कॉर्वटी ने कंटेंट किया कि दैट कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, व्हेन एवर देयर इज़ एन इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ कॉग्निशंस और इमोशंस विद एन इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के दरमियान जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो तब जाके जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होती हैं। और इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो अराइजेज होती हैं ड्यू टू पर्सनल रिलेशनशिप इन बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो फिर कन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। कभी कभी ग्रुप्स में दरमियान में आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कभी कभी नेशंस में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं बहुत से स्कूल वो इस वजह से टूट गए जी, कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। आगे वो बता रहा है क्योंकि वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी थी, किसी ने वो कन्फ्लिक्ट स्कूल नहीं किए। स्कूल मैनेजर जो कन्फ्लिक्ट स्कूल थे वो फेस कर रहे थे मैमोथ टास्क एज दे ट्राई टू बी इफ़ेक्टिव, वो इफ़ेक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट था, फ़िलासफ़ी में भी इन्फ्लुएंस किया है कि रिएक्ट टू कन्फ्लिक्ट के ख़िलाफ़ रिएक्ट करें और कुछ परसीव करके उसको चेंज करें, ताकि वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत लॉन्ग टर्म जो है ना वो मैटर, वो बहुत ही जो है ना वो, हाँ हाँ, कहते हैं कि हार्मफुल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज व्हेन एम्प्लॉयज डू नॉट पे proper attention to organization, then organization will destroy all destruct, because if their members are not uh, concerned about their organization, it will be harmful। तो ये एक रीज़न है कि ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे काम करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उसके मेंबर्स अच्छा काम करें, बिहेव वेल,
जो उनके अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो अवॉइड ऑर्गेनाइजेशन से आउट रखें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना पर्सनल रिलेशनशिप अलाउ ना करें, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो कह रहा है ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होती हैं। अब ब्लेक और मोंटेन ने जो है ना आइडेंटिफाई किए जी 5 कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा जी कि 5 जो है ना वो कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें, फ़ोर्स करें, ज़बरदस्ती कहें कि ये जो है ना इस काम को छोड़ो, ये नहीं करना, विदड्रॉ करें एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, विदड्रॉ एक को निकाल लें, एक को आगे पीछे करके इस तरह विदड्रॉ करके जो है प्रॉब्लम सॉल्व। फर्दर मोर जो डाना था, डैना या डाना, उन्होंने आवाज़ किया जी कि दैट लीडर नीड टू कम्प्रीहेंड स्ट्रक्चर टू बी एबल एनालाइज कन्फ्लिक्ट वेल, ताकि वो कन्फ्लिक्ट को जो है ना अच्छे से एनालाइज कर सकें। 6 पार्ट हैं जी कन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर के जो पीपल कैन पे अटेंशन टू। सबसे पहले है इंटरडिपेंडेंसी, कि हाउ मच डू पार्टीज़ नीड वन अनदर, कि वो एक दूसरे पर डिपेंड कितना करते हैं। इस बात का बड़ा निसार होता है कि एक दूसरे पर वो डिपेंड किस तरह करते हैं, कि नंबर ऑफ़ इंटरेस्टेड पार्टीज़, पहले पार्टीज़ हैं कितनी, फिर उस ग्रुप में लोग कितने और उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा, पहला तो देखें कि उन इंटरडिपेंडेंसी कितनी है, वो एक दूसरे पर डिपेंड कितना कर रहे हैं। फिर देखें कितनी हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, कितनी पार्टीज़ हैं और उनमें क्या क्या रिलेशन है और वो किस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करें। तीसरे नंबर पे आता है कॉन्स्टिट्यूंट रिप्रेजेंटेशन, कि डू द पार्टीज प्रेजेंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, क्या एक पार्टी दूसरी के रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कांग्रेस और कभी कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम जो लीग हुआ करते थे, ठीक है, बरसगीर में, तो वहाँ पे देखें आप उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट क्या था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू के मफाद पर जो है ना वो प्रेजेंट करती थी। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि क्या ऐसा हो रहा है कि पार्टी जो है ना वो दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट कर रही हैं। एक पार्टी अगर उसको है, फिर नेगोशिएटर अथॉरिटी, नेगोशिएशन बड़ी मुज़ाकरात जिसे कहते हैं, नेगोशिएट करना, तो बातचीत करना, तो इस तरह की जो है ना ये बड़ी स्किल है। अगर पार्टी जो है ना वो कंसिस्ट कर रही है मोर देन वन इंडिविजुअल, से डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द पर्सन और टीम ऑफ पीपल हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मेन चीज़ ये है कि वो उनसे कहें कि वो जो है मुज़ाकरात करें, जो है नेगोशिएट करें आपस में बैठ के। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि वो नेगोशिएट जो है ना उनको अथॉरिटी नेगोशिएट करेगी तो तभी जो है ना हल निकल आएगा। फिर क्रिटिकल अर्जेंसी, कि कोई क्रिटिकल अर्जेंसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट ए सोल्यूशन बी फाउंड इन द वेरी नी फ्यूचर टू प्रिवेंट डिजास्टर, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना अर्जेंसी में, इमरजेंसी कहें कि इमरजेंसी है और जल्दी से जो है ना उसको सॉल्व करें कन्फ्लिक्ट को। कम्युनिकेशन चैनल्स हों कि पार्टी तो जो है ना एक दूसरे के फेस टू फेस टॉक करने में हों और एक ही रूम में बैठ के वो फिर ये चीज़ें कर सकें। तो नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो है प्रैक्टिस की गई है, ताकि एबल की जाए, आइडेंटिफाई की जाए प्रॉब्लम्स को, फिर उनको हैंडल किया जाए, डिसीजन बनाए जाएँ, उन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। सब के जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके दरमियान एक दूसरे से उनके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए एम्प्लॉयज़ के दौरान। ये सारी चीज़ें जो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट फॉर हाई परफॉर्मेंस, के लिए कैसे मैनेज करें कन्फ्लिक्ट को। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट फॉर हाई परफॉर्मेंस, कि कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए ताकि परफॉर्मेंस हाई हो। तो सबसे पहले तो फिजियोलॉजी, थॉट और कहता है कि जो फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, वही डिटरमिन करता है कि आप क्या एक्ट करोगे, कि वही एक्ट हम कैसे एक्ट करेंगे। लेकिन हम इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यही स्टेट के बंदे का बिहेवियर, बंदे की जो फिजियोलॉजी है, उसकी थॉट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में, ज़ाहिर सी बात है, बताते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव एटीट्यूड है। इस तरह फेयर टू करेज, फ्रॉम फेयर टू करेज, के वो उसका डर से जो है उसको उसके अंदर करेज ला सकते हैं। कि जैसे जो है ना काउंटर इनिशिएटिव हम यूज़ कर सकते हैं कि गो टू वर्ड द पर्सन विद होम वी आर इन कन्फ्लिक्ट, कि हम उस बंदे के पास जाते हैं जिससे हमारा झगड़ा हो रहा हो या जिससे हमारे तजात हों, तो फिर हमारा जो बिहेवियर है वो निकल के आता है। इसके लिए एक की टैक्टिक वो कह रहा, फॉर डूइंग दिस इज़ टू मैनेज आवर फोकस इन द माइंड्स आई, कि हमें दिमाग की आंखें खोलनी होंगी, यानी इसके लिए, ताकि इसको मैनेज कर सकें। क्योंकि लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए जब आप दिमाग से सोचोगे तो तभी आपको समझ आएगी कि आपने कैसे एक्ट करना है। वन ऑफ द ब्रेन्स मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म, माइंड आइज के ब्रेन का ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है जिसमें इट फॉर्म्स द वे वी व्यू ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड डिटरमिन्स हाउ वी विल एक्ट और रिएक्ट। तो वो हमें बताता है, दिमाग का जो ह्यूमन जो माइंड आई है, कि हम सोचें कि हमें इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, इसमें कैसे एक्ट करना है, कि अच्छे से हमारा हम कैसे दिखेंगे, हमारा बिहेवियर बताएगा कि हम
वहाँ पे किस सूरत में किस जो है ना माइंड से अगर सोचेंगे तो वो वहाँ में हम हार्ड कंडीशन को भी जो है वो हार्ड कंडीशन को भी ठंडा कर लेंगे और समझ जाएंगे कि जो है वो ये बिहेव करना अच्छा होगा कि अगर हम उसको कामली सीरीन तरीके से जो है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और प्लेजेंट इन्वायरमेंट कायम रखें। तो माइंड आई जो है ना फंडामेंटल टूल है टू क्रिएट पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ओवर माइंड आई इज़ शेप्ड बाय एक्सपीरियंस। हमारी जो माइंड ये बात तो सही है कि हमारे जो दिमाग है ये कल आस्ता आस्ता कहते हैं ना बादाम खाने से नहीं आती ठोकरें खाने से आती है। तो वो फिर जो है ना अक्ल आती है बंदे को एक्सपीरियंस के साथ साथ और चॉइस जो जो बंदा बनाता है कि आप जब मिस्टेक्स करेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी, जब आप अच्छे वॉइस डिसीजन करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग जब, तो आप समझ जाओ कि जो है ना कि ये बिहेव करना अच्छी बात है, सिंपल कामली चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 6 असेंशियल ऑफ स्किल्स हैं फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले क्रिएट एंड मेंटेन ए बॉन्ड इवन विद योर एडवर्सरी। तो सबसे पहले तो बॉन्ड बनाएं, इवन अगर आप किसके ख़िलाफ़ हो या ऐसी कंडीशंस हैं जो आप नापसंद करते हो उनको भी आप हैंडल करना सीखें। एक्सप्लेनेशन में वो कह रहा है कि द की टू डिफ्यूजिंग कन्फ्लिक्ट इज़ टू फॉर्म अ बॉन्ड टू रीबॉन्ड विद द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी के साथ या तो आप बॉन्ड बनाए रखें या फिर आपके अगर बॉन्ड को टूटा है तो रीबॉन्ड करें उसके साथ, ठीक है। ये जो एक करैक्टरिस्टिक है, ये जो एक क्वालिटी है कि आप पार्टी के अगर ख़िलाफ़ ही हैं तो आप उसके साथ फिर भी बॉन्ड बनाएं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड जब कर पाएंगे, जब एक दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक दूसरे की कंडीशन को, तो फिर खुद ब खुद बंदा जो है ना वो समझ जाता है। इस्टेब्लिश ए डायलॉग एंड नेगोशिएट। तो मुज़ाकरात कहते हैं ना कि लड़ के वो नेगोशिएशन करें, मुज़ाकरात करें, ठीक है। या फिर जो है ना डायलॉग उनके साथ बातचीत करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। एट ऑल टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द कन्वर्जेशन रेलिवेंट, कि रेलिवेंट बात करते रहें। स्टे फोकस्ड पॉजिटिव आउटकम एंड रिमेन अवेयर ऑफ द कॉमन गोल इट इज़ इम्परेटिव, कि सबसे पहले तो आप कॉमन गोल के लिए अवेयर रहें कि हमारा गोल कॉमन है, हमने मिलजुल के काम करना है, तभी जो है ना हमारे मसले हल होंगे, तभी हमें जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलेगी, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट होंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे। तो इसलिए इस बात पे आप नज़र रखें और उस लिहाज से बातचीत जारी रखें, एक दूसरे के साथ रेलिवेंट बातचीत करते रहें। मैनी लीडर्स इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आर होस्टेजेस टू देयर इनर फियर्स एंड अदर नेगेटिव इमोशंस एंड फेल टू सी द अपॉर्चुनिटीज़ इन रिजॉल्विंग दैम। वो अब कह रहा है कि बहुत से लीडर जब कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होते हैं तो वो उसके गुलाम बन जाते हैं कि अपना अंदर का डर और दूसरे जो नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो है ना वो मार खा जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखते कि उसमें कि उस अपॉर्चुनिटी उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हर जगह जो है ना वो हार्ड कंडीशन में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जितने भी कंडीशन सख्त होंगी उनमें एक अपॉर्चुनिटी होगी, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ढूंढना होता है इन रिजॉल्विंग दें कि आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। पुट द फिश ऑन टेबल। पुट द फिश ऑन टेबल ये एक टर्म है, ये एक यूज़ होती है कि फ़िश को अगर वो अंदर रखेंगे कि मेज़ के नीचे वो कहता है रखोगे तो वो जो है ना वो छोड़ देगी, ठीक है, फॉल स्मेल करेगी, लेकिन आप उसको सामने रख दें, ठीक है। तो वो कहता है दिस एक्सप्रेशन मीन सिंपली रेजिंग ए डिफ़िकल्ट इशू विदाउट बीइंग अग्रेसिव और हॉस्टाइल, कि वो हॉस्टाइल या अग्रेसिव होने के बजाय आप उस जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू है उसको आप डायरेक्टली बोल दें। एनालॉगी कम फ्रॉम सिसिली साइसिली वेयर द फिशरमैन। तो ये जो एनालॉगी है वहाँ से आई है कि जहाँ पे फिशरमैन थे वो स्ट्रांगली बॉन्डेड थे। पुट देयर ब्लडी कैच ऑन ए लार्ज टेबल और टू क्लीन इट टुगेदर। तो वो क्या करते थे कि वो जो कुछ पकड़ते थे ब्लडी कैच, तो वो उस सब को एक टेबल पे रख के उसको फिर सारे मिल के क्लीन करते थे। दे वर्क थ्रू द मैसी जॉब एंड आर रिवॉर्डेड बाय ए ग्रेट फिश डिनर एट द एंड ऑफ द डे। तो वो क्या करते थे कि ये लोग जब मैसी जॉब को, एक हैवी जॉब, एक जो जॉब है और वो उसको जो है गंदी जॉब है भाई काम सफाई सुथराई करना, उसमें फिर एंड पे जो है ना उसको उनको रिवॉर्डेड किया जाता था और उनको फ़िश दी जाती थी डिनर में। तो ये वहाँ से टर्म निकली है। तो अब इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन किया। इफ़ यू लीव आ फिश अंडर द टेबल इट स्टार्ट रॉट एंड स्मेल। तो वो ख़राब हो जाएगी और बदबू छोड़ देगी अगर हम एक फ़िश को नीचे रख देंगे किसी मेज़ के, यानी छुपा के रख देंगे। तो ऑन द अदर हैंड वंस अ इशू इज़ रेज, तो उसने इसी को मिसाल बनाया और उसने कहा कि अगर हम वही बात ये वही है कि हम अगर एक बात को अंदर रखेंगे उसको
खुल के भी नहीं कहेंगे तो वो फिर बदबू ही निकलेगी, वो फिर एंड पे एक लावा ही बन के निकलेगी। तो इसलिए ये है कि हम वर्क टुगेदर कर रहे हैं, तो एक इशू को हम अगर रेस्ट कर देंगे तो वो बेनिफिशियली उसके आउटकम होंगे, म्यूचुअली हम उसे उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है टू रिमेंबर इज़ दैट वी शुड नॉट स्लैप द अदर पार्टी इन द फेस विद द फिश। हमें एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारना, वी शुड बी डायरेक्ट इंगेजिंग एंड रिस्पेक्टफुली। तो इज़्ज़त के साथ जो है ना हम उसके ऑलवेज हेल्पिंग द अदर टू सेव फेस, हम उनको बल्कि प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ मिल के काम करेंगे। अंडरस्टैंड वाट काजेज कन्फ्लिक्ट, तो चौथे नंबर पे है कि आप ये पहले अंडरस्टैंड करें कि कन्फ्लिक्ट हो किस वजह से रही है। तो सबसे पहले तो रीज़न ढूंढना बहुत जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रीज़न नहीं ढूंढ रहे तो आपको फिर पता ही नहीं है लड़ाई हो कि झगड़ा हो कि वो किस बात पे रहा है, आप फिर सॉल्व उसको क्या करोगे, उल्टा वो बात बिगड़ेगी ही जब आप न्यू न्यू बातें निकालोगे। तो सबसे पहले तो टू बी एबल टू क्रिएट डायलॉग एम्ड एट रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो आप जो है ना उसको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने से पहले एक डायलॉग क्रिएट करें इस दौरान। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि रूट क्या है डिसएग्रीमेंट का, कि आपस में उन बंदे की मुखालफत क्या है। इस कॉमन काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट आर डिफरेंसेस ओवर गोल, तो ये जो कॉमन काजेज हैं डिसएग्रीमेंट के, वो डिफरेंसेस ओवर गोल्स की वजह से डिफरेंस हैं, या इंटरेस्ट की वजह से, या वैल्यू की, उनके बंदों के गोल डिफरेंस है, इंटरेस्ट डिफरेंस है, या वैल्यू डिफरेंस है। इस वजह से जो है ना उनमें क्या हो रहा है, दिस देयर कुड बी डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। एक बंदों के वही बात है कि डिफरेंट परसेप्शन हो सकते हैं, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, सच एज इट इज़ ए क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम और इट इज़ ए प्रोडक्शन प्रॉब्लम। तो ये क्वालिटी भी हो सकता है, कुछ लोग क्वालिटी को हो सकता है वो बेहतर करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन को, तो उस लिहाज से उनके दौरान जो है ना वो कन्फ्लिक्ट आ जाती है। फिर जो है ना कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, जैसे पावर है, स्टेटस है, राइवलरी है, इनसिक्योरिटी है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, एंड कन्फ्यूजन अबाउट रोल्स कैन आल्सो क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स। ईगोस्टिकल पीपल के लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ईगोस्टिक होते हैं, वो ईगो पे चीज़ें ले जाते हैं, कुछ चीज़ें पर्सनल ले जाते हैं, कुछ लोग पावर की वजह से जो है ना उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होती है, कुछ के दरमियान स्टेटस की वजह से, कुछ के दरमियान जो है ना राइवलरी के जो है ना वो ट्रेडिशनल राइवलरी को, उनके दरमियान छोटी छोटी बहस झड़पें होती रहती हैं, इनसिक्योरिटी होती है कुछ लोगों में, इस वजह से जो है ना वो ये इस तरह की हो जाती हैं कन्फ्लिक्ट। तो इनको डायलॉग के ज़रिए ही सॉल्व किया जा सकता है। अब यूज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो अब क्या है, ह्यूमन ने हैव डिवेल्प डीपली हार्ड वाइड पैटर्न ऑफ रेसिप्रोसिटी। अच्छा, यूज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो रेसिप्रोसिटी का लॉ यूज़ करके आप ह्यूमन के पास जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पैटर्न है, हार्ड वायर है पैटर्न ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये रिसर्चर ने जो है ना रिसेंटली डिस्कवर किया कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन के ब्रेन में, सजेस्टिंग दैट ओवर लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे लिम्बिक जो इमोशनल ब्रेन है, यानी हमारा लिम्बिक सिस्टम है, उसको वो सजेस्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कि एम्पैथी और रिक्रिएट करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स इंटेंशंस एंड फीलिंग्स विद इन ओवर सेल्स। तो म्यूचुअल एक्सचेंज होती है इंटरनल अडॉप्शन की, जो हमें अलाउ करता है टू इंडिविजुअल्स टू बिकम अटेंडेड एंड एम्पैथेटिक टू ईच अदर्स इनर स्टेट्स, तो इनर स्टेट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है स्टेटस को। फिर एक पावरफुल टेक्निक यूज़ होती है टू मास्टर इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, ताकि जो कोई भी किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो उसको आप मास्टर कर सकते हैं। एम्फिसाइज करता है कि विद द फीलिंग एंड व्यूज़ ऑफ द अदर इंडिविजुअल बाय मैनेजिंग दैट वी एक्सप्रेस वाट वी एक्सप्रेस बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बल। तो ये रेसिप्रोसिटी जो होती है ना, ये हमें गाइड करती है इमोशनली, हमारे इमोशन जो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, तो इमोशन की वजह से मोस्टली हम मिस्टेक्स करते हैं कि इमोशन में बह जाते हैं, पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को। इस वजह से जो है ना ये हमारे जो है ना माइंड को करता है, गाइड करता है, ठीक है। जो रेसिप्रोसिटी होती है हमारे लिम्बिक सिस्टम को गाइड करता है कि इस दफ़ा जो है ना किस तरह एक्ट करना है इस टाइम पे, तो फिर हम तो अपने बिहेवियर कंट्रोल कर लेते हैं, अपना अडाप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद बिल्ड ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीपेस्ट बॉन्ड आर फाउंडेड ऑन व्हाट द एमिट साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर कॉल्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। होता क्या है, जब आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा किसके साथ, तो आप फिर उसके साथ कन्फ्लिक्ट करने में भी सोचेंगे कि आपने जो है ना उसकी मिस्टेक्स उसकी, फिर आप उसके बारे में जानते भी होंगे मोस्टली, तो वो आपको तो कुछ ना कुछ समझ भी आ जाएगा कि वो क्यों इस तरह एक्ट कर रहा है, कि इस तरह जो इतना अच्छा बंदा था या इस तरह। तो वो फिर जब आपका ऊपर से मैनेजमेंट का या किसी एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप होगा, वही जो है ना वो बताएगा कि जब उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो वो फिर पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी। अब डैना जो है ना उसने परसीव किया जी 6 डायमेंशन एज एलिमेंट दैट आर नेसेसरी टू एबल एनालाइज कन्फ्लिक्ट वेल। उन्होंने कहा जी देर आर सिमिलर थीरीज दैट एनालाइज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट।
एंडरसन एट ऑल ने ये एक रिसर्च पेपर में आया जी के कंटेंट दैट निगोशिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर क्रिएटिंग एग्रीमेंट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो उन्होंने कहा निगोशिएशन बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके थ्रू जो है ना वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कि बातचीत करने से, मुज़ाकरात करने से। फर्दर मोर जो ना आथर कुछ थे जिनने साइन किया जी के जिनका पुट नेम कहते हैं हु डिफाइंस निगोशिएशन। निगोशिएशन अब क्या होता है, एज ए टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेक्टराइज बाय एन एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल एज अ मीन ऑफ रीचिंग ए सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट। तो क्या होता है कि इसके थ्रू प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल होते हैं जिसका मतलब जिसका मेन मकसद जो होता है वो होता है कि सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट पे हमने पहुंचना है। हार्वर्ड बिजनेस एसेंशियल पब्लिकेशन में आया जी के कॉन्कर विद द अबाउट डेफिनेशन विद व्हेन दे एवर। नेगोशिएशन जो है ना इसका मतलब क्या है, इज मीन्स बाय विच पीपल लोग डिफरेंसेस को डील करते हैं, एक दूसरे के जो भी डिफरेंस होते हैं वो उनको डिस्कस करते हैं कि आप अगर ऐसा है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो जब आप पूछेंगे तो वो बंदा फिर बताएगा, फिर आपके साथ जो है ना वो एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अभी इसने एक आज के जब आप कोई न्यू ऑटोमोबाइल परचेज़ करते हो या कोई लेबर कंट्रैक्ट करते हो, टर्म फॉर सेल या कम्प्लेक्स अलाइंसेस करते हो, तो वो भी उनका भी और आपका दोनों का डिफरेंट होता है मोस्टली जब आप किससे डील करते हो। तो वो फिर आप दोनों बातचीत जब करते हो तो एंड पे आप एक का पॉजिटिव कंक्लूजन पे आ जाते हो और एक नतीजा निकल आता है कि ठीक है, इस पे उनके डायलॉग के थ्रू जो है नेगोशिएशन के थ्रू आप अगर कीमतों में या कुछ चीज़ों में जो है ना वो डिफरेंस है तो वो सारी मैनेज हो जाती हैं। तो यही वजह है कि यही हेल्प करता है कि जो निगोशिएशन है वो उसने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है कि निगोशिएशन बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका उर्दू में मीनिंग मुज़ाकरात होता है, बातचीत, ठीक है, करके जो है ना वो चीज़ों को सॉल्व करना है। अब कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटेंस एंड स्कूल मैनेजमेंट। अब ये फोले ने स्टेट किया था जी कि इन ए टाइम वेयर मैनी स्कूल सपोर्ट कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन। कि एक टाइम जब बहुत से लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, बहुत से चीज़ स्कूल जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि मिलजुल के काम करें, सपोर्ट करें, तो तभी जो है ना जब लोग ज़्यादा मिलजुल के काम करेंगे तो तभी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होंगी, उनके दरमियान आर्गूज होंगे। प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल और टीचर के दरमियान वो एक्सपीरियंस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, अनक्लियर जो पैरामीटर्स हैं उनकी वजह से, फिर उनके रोल की वजह से एक दूसरे के साथ उनकी बहस चलती रहेगी। उनकी जो है वो क्लास वर्सेस मेकिंग टाइम फॉर टाइम प्लानिंग में डिफरेंसेस आ जाएगा। फिर टास्क में डिफरेंस, टास्क की वजह से इनएडिक्वेट टाइम एनर्जी रिसोर्स की वजह से कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या कम टाइम या सैलरी कम दे रहे हैं, इस तरह के जो है ना फिर रिसोर्स आप कम दे रहे हैं, आप पॉइंटर नहीं मिल रही, यहाँ पेंसिलें नहीं मिल रही, यहाँ पे जो है ना ये साफ वाटर नहीं मिल रहा, तो इस तरह चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो इसलिए रेजोल्यूशन स्किल के लिए ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुपरवाइज़ करे, चीज़ों को प्रोग्राम करे और इमर्ज हों एक नए जो है ना वो इस्टेब्लिश करे, ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट है वो दूर रहे। अब लीडरशिप के 4 जो है ना एसेंशियल उनने कहा जी कि लिस्ट स्किल्स की हैं कि जो इफ़ेक्टिव हैं कि हैव दिस इंक्लूड के सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ ओन इमोशंस के पहले मैनेजमेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली हो, वो अपने जो इमोशन है उन्हें मैनेज करे। फिर एड्रेसिंग ऑन कन्फ्लिक्ट्स, वो अपनी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस करे। फिर एड्रेसिंग अदर कन्फ्लिक्ट्स, दूसरों के कन्फ्लिक्ट्स। फिर असर्टिवनेस और नेगोशिएशन। तो ये लीडर में जो 4-5 स्किल हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैनेज उनको अपने इमोशन जो है ना वो कंट्रोल में रखें, कब जो है ना वो सैड कब हैप्पी ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने इमोशंस को वो जो है ना सही तरीके से उनको कंट्रोल करें, रेगुलेट करें। फिर एड्रेस करें ऑन कन्फ्लिक्ट, जो उनके अपनी कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी खुद के साथ खुद के दिल और दिमाग काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के एक साथ नहीं चाह रहे, तो वो फिर दूसरों की जो कन्फ्लिक्ट्स हैं यानी एम्प्लॉयज़ की उनको सॉल्व करें। फिर असर्टिव ना निगोशिएशन वाली जो प्रैक्टिस हैं वो करें। देन जो है वो मेडिटेशन होता है कि मेडिएट करें, उनको हेल्प करें उनकी। फिर जॉनसन ने जो है ना वो आल्सो लिस्ट गाइडलाइन फॉर बिकमिंग एन एक्सपर्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। तो जॉनसन ने भी कुछ जो है ना कहा जी कि आप कैसे जो है ना एक एक्सपर्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर बन सकते हो। तो उसने कहा जी कि बिगिनिंग ईच कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड विद एन आई विन यू विन इंटेंट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, के इस तरह ये हर जो प्रॉब्लम है वो इस तरह सॉल्व हो सके, मैं जीतूँगा, तब भी जो है ना वो मसला आगे बढ़ जाता है। फिर जो है ना इसको सॉल्व करना चाहिए। यूज़ कम्युनिकेटर स्टाइल दैट शो ए फोकस ऑन अदर रेदर देन ऑन सेल्फ। तो अपने सेल्फ को जो है ना प्रायोरिटी, ईगोइस्टिक होने के बजाय आप जो है ना वो जनरल बात करें, कॉमन के बारे में सोचें, तभी जो है ना वो आपका होगा। असेस द पावर रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन द एपिसोड के, उसमें देखेंगे पावर रिलेशनशिप क्या था। फिर इम्प्लॉय करें स्ट्रेटजीज ताकि एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर जो है ना बने। फिर स्पेंड करें टाइम रिफ्लेक्टिंग रिलेशनशिप,
ऑफ कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड पावर टू ईच कन्फ्लिक्ट सिनेरियो। तो इस तरह जो है ना उनको एक ड्रा करेंगे आप कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, एनालाइज करें बिहेवियर जो है क्या है एक्सपर्ट स्कूल लीडर्स का जो बिकम हुए हैं एक्सपर्ट, जो पहले आपके थे जिन लोगों ने कोई एडवाइस किया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके फॉलो करें, उनको पढ़ें, फिर इवालुएट करें, रिफ्लेक्ट करें और एंड पे जो है ना एंड पे टूवर्ड लीडरशिप जो है ना आपका वर्क कंटिन्यू रखें और आपका इंशाल्लाह वो हो जाता है, सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम। अब रोंडे एंड जो है ना फ्लेंजन ने कहा जी कि थ्योरी स्टेट की है कि स्ट्रेटजी इंश्योर दैट जो लीडर स्कूल लीडर्स हैं वो इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट मैनेजर बन सकते हैं जैसे वो पार्टिसिपेंट करें रीएटिरेटेड हाउ दे लैक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल के, कैसे वो जो है ना उनमें कमी क्या रह गई है जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, तो वो उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से सिखाना चाहिए ताकि वो कॉम्पिटेंट हों, ताकि वो कन्फ्लिक्ट कॉम्पिटेंट हों, जो भी कन्फ्लिक्ट आती हैं सिचुएशन को हैंडल कर सकें, उनके पास एक्सपीरियंस हो, उन्होंने पहले जो चीज़ें सीखी हों ज़्यादातर, तो वो उनको हेल्प करेगा टीचिंग में, लर्निंग पावर में, ताकि नेवर स्टॉप जो है ना वो इन देयर स्कूल के उनके स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग है वो कभी ना रुके और कन्फ्लिक्ट्स भी वो सॉल्व कर लें। फिर इनने और लिखा जी कि इनने कन्फ्लिक्ट कॉम्पिटेंस को डिफाइन किया कि ये एबिलिटी है कि बंदे को बंदा अपना कॉग्निटिव इमोशनल, तो कॉम्पिटेंस मतलब है ही एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बंदे की, तो वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो इमोशनली बिहेवियर स्किल उसमें इन्हांस हो, प्रोडक्टिव आउटकम हो, कन्फ्लिक्ट जो रिड्यूस करे लाइकलीहुड ऑफ एस्केलेशन और हार्म। फर्दर मोर द रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है ना वो कॉम्पिटेंस इंक्लूड करें इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, इम्प्रूव हो, क्रिएटिव सोल्यूशंस हों आपके पास, और एंड लास्टिंग जो है ना एग्रीमेंट हों फॉर एड्रेसिंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में वो जो है ना एड्रेस कर पाए। तो इस तरह की जो चीज़ें, फिर मैनेजर जो हों वो मैनेज करें कन्फ्लिक्ट को ताकि जो उसकी नीड्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड करें, फिर फेस्ड अप्रोच करें, एम्फिसाइज करें, कूलिंग डाउन, ये चीज़ें जो लड़ रहे हैं लोग तो उनको फिर कूल करें, उनको ये सारी चीज़ें हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह जो है ना वो कन्फ्लिक्ट से होगी, कैपेसिटी होनी चाहिए बंदे में ताकि वो इन सब चीज़ को मैनेज कर सके एक साथ और उसको कॉम्पिटेंट बनाए ताकि उसको कुछ सिखाएं पढ़ाएं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड द राइट स्कूल कल्चर, तो ये सर्विगोनी डिफाइन करता है जी कॉलेजिएटिवली के रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू टीचर टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट के, जो भी कॉलेजिएटिवली। नेक्स्ट इज टीम एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो इन द स्टडी 6 जो है ना ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टेटेड दैट ट्राई टू वर्क टीम्स, कि टीम में सबसे पहले तो काम जब करते हैं तो फिर टीम में जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आते हैं को वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना होता है कि यूज़ ऑफ दिस टर्म इफेक्टिवली इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट के टाइम पे ये चीज़ आती है, जैसे येट स्मोच ने जो है ना वो राइट किया कि टीम वर्क में एजुकेशन में वर्क मस्ट रिकग्नाइज दैट स्कूल टास्क आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड फॉर द इंडिविजुअल, कि जो स्कूल के टास्क है वो इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर किए जाते हैं जिसमें टीचर आर आइसोलेटेड विद इन देयर क्लासरूम, ताकि टीचर जो है ना वो अपनी क्लासरूम को उस उनमें गोल्स में, उन जो ऑब्जेक्टिव्स में उनमें अलग किया जाता है। टीचर जो मेन सोशलाइजेशन होता है ना टीचिंग प्रोफेशन, वो क्रिटिसाइज किया गया है बाय द इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच के मुताबिक, जिसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है टीचर के लिए, डेवलपमेंट होती है, प्रमोशन फोकस किया जाता है, स्पेशलाइजेशन, फिर टीचर को ट्रेन, टीचर के करियर की इंडिपेंडेंटली और उसको स्टाफ को लीक्स जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। डिस्पाइट इन चैलेंजेस के बावजूद जो है ना टीचिंग और स्कूल में प्रिंसिपल जो नीड होती हैं वो किया जाता है कि टीम डेवलप करना, आपने बेनिफिशियल स्कूल के लिए जो है ना टीम बना के काम करना है। तो सबसे ये बड़ी चीज़ होती है जिसको कॉन्वे ने जो है ना स्टेट किया कि इफ़ ए टीम इज़ टू बी सक्सेसफुल इट इज़ क्रूशल दैट मेंबर नो द बेसिक्स कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो अगर टीम सक्सेसफुल है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो उसके मेंबर जो हैं वो सारे क्रूशली जो है रेजोल्यूशन उनकी कितनी है, फिर कंसेंस करते हैं, बिल्डिंग फिर हाईलाइट करते हैं अबोव जी स्कूल जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टडी लैक्ट कर रहा है, कैपेसिटी उसकी क्या है, फिर ये सब चीज़ें डील करके लिटरेचर के हिसाब से डेवलप की जाती है स्ट्रेटजी ट्रेनिंग, ताकि मेंबर के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसको डील किया जाए, वो सारे मेंबर करके सकते हैं। आपको जो ये गैर है ये जहर है, इनने लिस्ट किया जी कि ट्रेनिंग फेसेस कितने होते हैं। सबसे पहले तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अवेयरनेस हो कन्फ्लिक्ट की, फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, पहले अवेयरनेस दें, फिर ट्रेनिंग दें, फिर मेडिएशन ट्रेनिंग दें, फिर रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग के कैसे किस चीज़ को ख़त्म करना है, किसी को जो है ना वो रिमेन रखना है, रीइंफोर्समेंट वर्कशॉप, फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इंस्टीट्यूशनलाइज जो होती हैं कि इंस्टीट्यूशन जो अदारों के हिसाब से जो प्रोग्राम है वो चलते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए,
कि उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फैसला कर सकें, उनमें कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो दुनिया के वर्ल्ड अराउंड जो प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करें, सिचुएशन को हैंडल करें। फिर जब आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे तभी आप जो है ना वो एक डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी स्किल है कि आप जो है ना हार्ड सिचुएशन, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो, उस लिहाज से जो है ना क्विकली, एक तो डिसीजन आप मेकर हूँ, आप में ये क्वालिटी हो, दूसरा आप क्विकली डिसीजन बनाने में भी माहिर हों। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको हेल्प करती हैं। तो इसने कुछ जो है ना दिए भी हुए हैं कि फर्स्टली क्या यहाँ पे द वैल्यू द लीड्स, अच्छा, तो ये कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें। सेकेंडली फिर आप जो है ना एलिमेंट आपकी एबिलिटी होता है कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें। थर्डली ये है कि मेजर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप थिंक करते हो क्रिटिकली, आप चीज़ों को सोचते हो, सोच के समझ के करते हो। जैसे सोक्रेटिस जो एथन का रहने वाला था, पुराना फिलासफर है, ठीक है, उसने एडवोकेट किया था जी कि क्रिटिकल थाट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो भी एक ह्यूमन है उसका। तो इस तरह के लीडरशिप इंजन जो होते हैं ना वो करते हैं कि जो गुड लीडरशिप होती है वो लाइक टू पेरेंटिंग, वो पेरेंट की तरह होती है। जैसे माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके जो है ना वो उनको सिखाते हैं। तो इस तरह जो गुड होती है मैनेजमेंट, वो इस तरह की चीज़ें करती है। अब इमोशन एंड इंस्टीट्यूशन आर ऑफन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। तो इमोशनल बहुत से यूज़ होते हैं डिसीजन मेक करने में, क्योंकि इमोशनल शॉक डिस्कवरी है सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, अबाउट चूजिंग अमॉन्ग अनअट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स मे रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ द नेगेटिव एविडेंस। तो क्या होता है कि वो जो चीज़ें आप चूज़ करते हो उनमें अनअट्रैक्टिव जो अल्टरनेटिव्स आते हैं वो रिजल्ट हो सकते हैं कि आपका डिनाइल हो नेगेटिव एविडेंस का। तो विशफुल थिंकिंग या प्रोक्रेस्टेशन, फिर जो है ना वैसिलेशन बिटवीन चॉइसेस एंड पैनिक रिएक्शंस बाय इंडिविजुअल मैनेजर्स और बाय डिसीजन ग्रुप्स को। डिसीजन ग्रुप जो भी चीज़ें बनाते हैं उनके दरमियान ये इमोशंस बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इमोशन आप जैसे कंट्रोल करते हो वैसे ही आप बहुत सी चीज़ें जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इस तरह। तो ये एक वो कहता है कि चैलेंजिंग डिसीजन होता है ताकि कुछ मूव टू देयर कंपनी इन, जैसे कि वो कह रहा है कि वेदर टू कीप एन एम्प्लॉय रिपोजिशन देम और टू लेट देम को, कि ये भी बड़ा एक यहाँ फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एम्प्लॉय या फॉर एग्जाम्पल वो पोजीशन के लिए लड़ रहा है तो उसको आपने रखना है या पोजीशन या उसे कहना है कि चले जो ठीक है। तो इस तरह जो है ना ग्रेट लीडर जो होते हैं वो इन चीज़ों को गुड डिसीजन बनाने में बड़े माहिर होते हैं, वो एडमायर करते हैं वो। तो वो इस तरह की चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वो चेंजिंग अनसर्टेनिटी, फिर जो है ना एनजाइटी, स्ट्रेस और समटाइम अनफेवरेबल रिएक्शंस ऑफ अदर भी आते हैं। लेकिन आप जब डिसीजन बना रहे हैं तो फिर वो डिसीजन बनाना ही पड़ता है। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये भी वही से निकली है कि जो आप कैसे जो है ना वो उन वी गेट एन एड्रीनल लाइन रश। एड्रीनल लाइन एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है आपका कि फ़्लाइट और फाइट और जो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होता है वो इमिटेट गेल। तो उन चीज़ों के दरमियान जो आप फैसला करते हो वो ये दिमाग का हिस्सा कंट्रोल करता है कि आप इन सिचुएशन को कैसे आपने कंट्रोल करना है, फ़्लाइट एंड फाइट या रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो फिर री नेक्स्ट है रेनिंग इन इमोशंस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। कि इमोशंस को कंट्रोल करना जैसा होता है ना कि गवर्नमेंट या रूल, कि गवर्नमेंट जब आप रूल करेंगे इमोशंस को तभी, जब आप इमोशंस पे काबू पाएंगे तभी आप डिसीजन जो है ना आपकी स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म डिसीजन वी मस्ट नो हाउ टू ब्रिंग डाउन द इंटेंस इमोशनल रिएक्शन, कि हमने कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने ब्रेन के पार्ट्स को कंट्रोल करना है, कैसे अपने रेज को, कैसे अपने यानी वो गुस्सा, जो फिर इमोशंस जो सैड और ये चीज़ें हो जाती हैं, सेंटी हो जाता है बंदा, इन सब चीज़ों को, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बंदे को परेशान करती हैं या वो उसको लैक होता है उसमें, जो वो उसको लगता है कि ये अगर हुआ तो ये जो है उसके लिए इमोशनली गलत होगा या इसका रिलेशनशिप ख़राब होंगे। इस तरह के जो होते हैं ना इन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये रिलेशंस को, इमोशंस को कंट्रोल करेगा जब वो, तो फिर जो है ना वो डिसीजन लॉन्ग टर्म जो डिसीजन वो चले जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए आपको पहले सबसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। पैराडॉक्सिकली द वे टू डू दिस इज एक्सेप्ट एंड अलाउ वट एवर इमोशनल रिएक्शंस आर हैविंग टू चूज ऑन फोकस ऑन द फैक्ट। तो सबसे पहले तो आप इमोशन को कंट्रोल करें और फैक्ट्स पे काम करेंगे। आपके फैक्ट्स कौन सी चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होगी, कौन सी चीज़ आपके प्रोफेशन के लिहाज से अच्छी होगी। फिर ट्राइंग नॉट टू एक्सपीरियंस एन इमोशन को एक्सपीरियंस ही ना करेंगे। रोलर कोस्टर होते हैं वो आपको बैकवर्ड की तरफ जो है ना वो पुल कर देते हैं, ठीक है, हेड ऑन द हिल, के आपको जो है ना धकेल देते हैं कि अगर आप जो है ना उसको समझेंगे नहीं, इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इमोशनल होना भी, ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं है इतना, ठीक है ना।
तो इंटेंसिटी ऑफ जो इमोशन है वो विल क्विकली पास एंड देन यू कैन थिंक लॉजिकली, फिर आप लॉजिकली सोच पाएंगे, क्योंकि इमोशन थोड़े टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आपको जो ना आप गोल के लिए अच्छा सा डिसीजन प्रोसेस कर पाएंगे। और फिर अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं करें तो फिर आप लूजिंग इमोशन, सेल्फ कंट्रोल अगर आप लूज़ कर देते हैं इमोशन में तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। देन द लेंथ वी गो टू अवॉइड अनसर्टेनिटी। तो द इन 1992 जो है ना वो स्टडी कंडक्ट की गई थी कि कॉग्निटिव साइंटिस्ट एमोस टवर्स्काई एंड एल्डर शेफिर, उनने कॉलेज स्टूडेंट थे जब उनने वेदर दे वुड परचेज अ ग्रेड, तो उनने कहा कि ट्रिप उनने रखा हवाई जो है ना स्टेट है अमेरिका की उसके लिए, और उनने फिर लोगों से पूछा कि आप ट्रिप एग्ज़ाम भी साथ थे और ट्रिप के लिए कि आप अगर रिसीव द ग्रेड ऑन देयर इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बिफोर दे हैड टू डिसाइड, तो कि अगर आपको पहले ट्रिप पे जाना पड़े और उसके साथ ही आपके एग्ज़ाम भी हों, तो उनने फिर इन लोगों से चॉइस पूछी कि ऑफ दोज हु आर टोल्ड दे वर पास द एग्ज़ाम्स, कि ऑफ दोज हु वर टोल्ड जिनने बताया दे पास द एग्ज़ाम, वो 50% जो थे उन्हें पास एग्ज़ाम था, सेट दे हैड गो फॉर द ट्रिप, उन्होंने कहा कि वो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। इंटरेस्टिंगली ए सिमिलर परसेंटेज 24% जो थे ना ऑफ दोज हु वर टोल्ड दे हैव फेल्ड सेट दैट दे हैड गो, कि वो जाएंगे लेकिन वो फेल हो गए थे। तो जब रिसर्चर ने ये डिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा जी कि जो मोस्ट लोग होते हैं ना वो जो यानी जो जिन्हें यकीन होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि वो पास होंगे या फेल होंगे, बल्कि वो फिर उसको एंजॉय करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वर टोल्ड दैट दे वुड नॉट रिसीव द एग्ज़ाम ग्रेड फॉर 2 days एंड दैट दे कुड बाई द ट्रिप नाउ, तो कुछ ने कहा कि वो ट्रिप को बाई करते हैं और पे करते हैं $5 को, कुछ ने कहा कि वो वेट करेंगे 2-3 दिन ताकि वो उनके ग्रेड आ जाएँ फिर वो जाएंगे। तो इस तरह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो 61% थे उनने कहा जी कि वो वेट करेंगे रिजल्ट का, जबकि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी शोज दैट स्टूडेंट फॉर द मोस्ट पार्ट वांटेड टू गो इफ़ दे पास्ट, और कुछ ने ये कंडीशन लगाई कि अगर वो जाएंगे, अगर वो पास या फेल दोनों का हालत में जाएंगे, बट दे वर विलिंग टू पे टू वेट एंड फाइंड आउट द ग्रेड, लेकिन वो पेपरों के बाद उन्होंने वेट किया। पहले ज़्यादा जाने के लिए तैयार थे पेपरों से, एग्ज़ाम से पहले वो देखें, एग्ज़ाम से पहले जो है वो 57% जाने को तैयार थे और 54% जो है ना वो क्या जो गए थे वो फेल हुए थे। और जब एग्ज़ाम के बाद पेपरों के बाद उन्होंने कहा जी कि अब जो $5 उन्होंने कहा कि पे कर देंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन वेट करेंगे कि हमारा जो है ना रिज़ल्ट ग्रेड आने के बाद जो है ना वो, और यहाँ पे सब ने जो है ना वो ज़्यादातर ने वेट किया। लिमिट योर चॉइसेस। तो ये बात भी है कि आप जब डिसीजन बनाएं तो आपको अपनी चॉइसेस लिमिटेड रखनी पड़ती हैं, जितनी ज़्यादा चॉइसेस आप उतने डमाडोल वो कंफ्यूज रहेंगे डिसीजन बनाने में, ठीक है, आप जो है ना प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो है डिसीजन मेकिंग मिस्टेक जो कॉमनली की जाती है कि वो लॉट ऑफ जो है ना ओवरसेल्स लॉट ऑफ जो है ना ऑप्शन हम रखते हैं, तो इसलिए जब ऑप्शन आप फिगर आउट करेंगे कंसीडर करेंगे तो आपको बार बार कहीं ना कहीं लैक नज़र आएगा, क्योंकि आप एक ही दफ़ा एक इंसान जो है ना बहुत सी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, बहुत सी फील्ड आप नहीं रिजॉल्व कर सकते, बहुत सी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टिव तो आप जो है ना चाहिए कि अपनी चॉइसेस जो है ना लिमिटेड हों, तो नो स्टोन जो है ना वो विल बी लेफ्ट अनटर्न एंड देयर विल बी नो अनसर्टेनिटी, आपको कोई जो है ना वो शकूक शुबात नहीं होंगे, जब आप जो है ना आपकी चॉइसेस कम होंगी आप डिसीजन बनाने में ईजी होगा। तो इसकी एक एग्जांपल दी है कि 2000 में जो है ना शीना आइंगर कोलंबिया बिजनेस स्कूल में थी और मार्क लेपर चेयरमैन थे स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट स्टडी की जिसके मुताबिक उन्हें टेस्ट किया जी कि डिस्प्ले किया कि गवर्नमेंट जेम्स हैं वो सेटअप इन्हें आप स्केल सुपर मार्केट, उन्हें एक आप स्केल सुपर मार्केट में उसे डिस्प्ले किया और उन्हें 24 जो जेम्स थे वो सेटअप किए फॉर टेस्टिंग इन डिस्प्ले ताकि उनको टेस्ट किया जाए, एंड जस्ट 6 जेम्स इन द अदर, और एक में 24 थे दूसरे में 6 थे, यानी एक साइड 24 थे दूसरी साइड 6 थे। तो दे फाउंड दैट पीपल वर अट्रैक्टेड टू द टेबल, लोग मोस्टली जो है ना वो 24 वाले की साइड के, इक्वल नंबर टेस्ट एट बोथ टेबल, दोनों टेबल पे इक्वल साइड जो है ना वो हुए, लेकिन ह्यूज डिफरेंस परचेसिंग रिजल्ट बहुत डिफरेंट आया कि लोगों के पास 24 व जेम्स वाले में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, तो ओनली 3% ऑफ दोज हु हैड टेस्टेड एट द टेबल विद 24 जेम्स बॉट अ जार। तो सिर्फ 3% के, अगर 100 लोगों ने एक जार चेक किया जैम पे 24 वाले पे, तो उन्हें सिर्फ जो है ना 3 लोगों ने ख़रीदा, जबकि 30% जो थे ना उनने ख़रीदा जिनने 6 जैम जो है ना वो ब्रॉड जार के। अगर 100 उनमें से जो है ना 6 जार वाली जैम चेक किए तो उनमें से 30 लोगों ने ख़रीद लिया। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा चॉइस होगी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए बनाना, आपके लिए डिसीजन बनाना कि आपने ख़रीदना है या नहीं, तो इसलिए चॉइसेस कम रखें। फिर ट्रस्टिंग योर इंस्टीट्यूशन के एक्सीलेंट लीडर्स ऑफन से दैट दे गो विल देयर गट टू मेक द डिसीजन, तो अपने जो है ना इंस्टीट्यूशन वो अपनी इनसाइड आपने जो
ताकत है, जो अपनी नीयत है, जो अपनी होती है ना पावर, उसके उस पे डिपेंड करते हैं और उनको जो है ना वो नीयत जो होती है उसको आगे ट्रस्ट करते हैं और फिर आगे वो एक्सपर्टीज़ होते हैं और वो स्टक नहीं करते, ताकि वो और फिर वो डिसीजन बनाने में उन्हें हेल्प करता है। फिर इंट्यूशन लीड्स टू सेटिस्फेक्शन विद डिसीजन। तो इंट्यूशन यही बात है कि जो आपकी गट है, जो आपका आप जब पार्टिसिपेट करते हो, तो ये जो पार्टिसिपेंट था, स्टडी कंडक्ट की थी टिमथॉय डिवल्सन ने कि, और उनके कॉलीग ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा जी कि आज टू चूज़ ए पीस ऑफ आर्ट के ऑफ टू हैंग इन देयर होम्स को। तो उन्होंने कुछ लोगों को जो है ना वो कहा कि वो कुछ आर्ट के पीस जो है ना वो परचेज़ करें जो अपने घर में लटकाने के लिए। तो वो उन्होंने कहा जी कि आधे से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने रैशनली सोचा और उनकी चॉइस ये थी कि कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्टेड टू गो विद देयर गट। वो अपने गट के साथ किए और उन्हें अपनी फीलिंग के साथ जो है ना वो जो चीज़ उन्हें हैप्पी करती थी उस चीज़ से उन्हें वो ख़रीदा ताकि वो अपने घर में लगाएंगे। तो ये होती है जब आप इन अपने सर्टिफिकेशन के काम करते हो। हाउ टू हेयर योर इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन आपने जो है ना इंस्टीट्यूशन को आप कैसे सुन सकते हैं। तो यू मे हैव हर्ड इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब एज अ रे अच्छा नेगिंग लिटिल वॉइस इनसाइड यू। तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वही ज़मीर जिसको कहते हैं आप, जो वो ज़मीर आपको गाइड करता है कि ये आप जो है ना इट इज़ ऑलवेज स्पीकिंग बट वी आर नॉट ऑफन लिसनिंग। तो वो कहता है कि हमेशा वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है कि जो है ना आपने ये करना है, ये गलत है। तो हमें एक अंदर बंदे के होता है सही और गलत का एक फ़र्क करने वाली चीज़, तो वो आप उस लिहाज से जो है ना वो आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर डिसाइड योर वे टू ग्रेट डिसीजन। आपको जो है ना ग्रेट डिसीजन मेकिंग टेक प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से ही जो है ना ग्रेट डिसीजन बनते हैं। तो ग्रेट डिसीजन लेने के लिए आपको जो है ना वो सही पाथ जो है ना उसके लिए रखना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी बाय गोइंग टू द रॉन्ग पाथ। प्रैक्टिस ही जो है ना कुछ फॉलोइंग स्टेप है वो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले डिसाइड करें, क्विकली टेक एक्शन ले लें, इन्फॉर्मेशन आप लें। इन्फॉर्मेशन से ही जो है ना आपका वो कहते हैं ना कि जो है ना एक्सपीरियंस होगा तो आप नॉलेज होगा तभी जो है ना आप फैसला कर पाएंगे अच्छे से। फिर अवेयर रहें इमोशंस का, इमोशन को कंट्रोल करना सीखें एक अच्छा डिसीजन करने के लिए। रिकॉग्नाइज़ करें कि अनसर्टेनिटी शक को शुबात को दूर करने के लिए जो है ना वो कोशिश करें। फिर अपने इंस्टीट्यूशन को हेयर करें। फिर जो है ना अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, फिर जो है ना वो रिकग्नाइज़ करेंगे किस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे किसके पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देंगी, हेल्प करेंगी। तो ये दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर 5 ऑफ बुक 861 8। So like the video, also comment, give your positive or negative feedback. Then also recommend something if you found any lack or any shortcoming in me, then I will try to overcome that. Thank you for visiting my channel. Subscribe the channel and share link to others. Also press bell icon.